We'll start with endometrial hyperplasia. एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया, ओवरव्यू ऑफ एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया. हिस्टोपैथोलॉजी डायग्नोसिस करते हैं एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया के लिए. कॉज होता है मोर इस्ट्रोजन हाइपर इस्ट्रोजेनिक स्टेट. प्रेजेंटेशन होता है पेरीमेनोपॉजल वुमेन फीमेल, यानी कि जो फीमेल का मेनोपॉज हो रखा है पहले से, उसमें पेरीमेनोपॉजल फीमेल में ज़्यादा कॉमन है ड्यू टू एक्सेसिव ब्लीडिंग. ठीक है. प्रेजेंटेशन पेरीमेनोपॉजल वुमेन. ओके. क्लासिफिकेशन AUBM करते हैं. AUBM इज़ अ क्लासिफिकेशन फॉर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया. ये हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्नोसिस है, क्लिनिकल डायग्नोसिस नहीं है. एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया का डायग्नोसिस कैसा है? हिस्टोपैथोलॉजिकल है. कॉज क्या है? एस्ट्रोजन ज़्यादा होने के कारण, हाइपर एस्ट्रोजेनिक स्टेट के कारण. प्रेजेंटेशन होता है पेरीमेनोपॉजल फीमेल में कॉज्ड बाय एक्सेसिव ब्लीडिंग. और इसका क्लासिफिकेशन होता है AUBM. AUBM आगे डिस्कस करेंगे हम लोग. इन्वेस्टिगेशन होता है फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन आफ्टर रूलिंग आउट ऑफ प्रेगनेंसी. ट्रांसवेजिनल सोनोग्राफी करते हैं. अगर एस्ट्रोजन ज़्यादा होता है तो सस्पेक्ट करते हैं एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया. तो फिर टेक करते हैं एस्ट्रोजन ब्लॉकर्स को. एंडोमेट्रियल बायोप्सी करते हैं. ठीक है. एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया को करते हैं अगर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया है तो फिर एंडोमेट्रियल बायोप्सी करेंगे. इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर एंडोमेट्रियल पैथोलॉजी होता है एंडोमेट्रियल बायोप्सी. गोल्ड स्टैंडर्ड होता है फ्रैक्शनल क्यूरेटाज प्लस हिस्टेरोस्कोपी. एंडोमेट्रियल थिकनेस अगर ज़्यादा है तो सस्पेक्ट करेंगे एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया. और अगर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया हम लोग सस्पेक्ट करेंगे तो एंडोमेट्रियल बायोप्सी लेंगे, क्योंकि वो बेस्ट है इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर एंडोमेट्रियल पैथोलॉजी, एंडोमेट्रियल बायोप्सी. गोल्ड स्टैंडर्ड हालांकि फ्रैक्शनल क्यूरेटाजिंग एंड हिस्टोस्कोपी है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया का. तो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया क्या है? हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्नोसिस है कॉज बाय एक्सेसिव ईस्ट्रोजन हाइपर ईस्ट्रोजेनिक स्टेट. प्रेजेंटेशन होता है पेरीमेनोपॉजल वुमेन में. और क्लासिफिकेशन होता है AUBM. और इन्वेस्टिगेशन होता है फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन होता है एंडोमेट्रियल थिकनेस ज़्यादा होने पे एंडोमेट्रियल बायोप्सी. पहले ट्रांसवर्स वेजिनल सोनोग्राफी करते हैं, यानी अल्ट्रासाउंड. अल्ट्रासाउंड में अगर एंडोमेट्रियल थिकनेस ज़्यादा है तो फिर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया सस्पेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद एंडोमेट्रियल बायोप्सी करेंगे. इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर एंडोमेट्रियल पैथोलॉजी होता है एंडोमेट्रियल बायोप्सी. और इन्वेस्टिगेशन ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड होता है फ्रैक्शनल क्यूरेटाज प्लस हिस्टोस्कोपी. इन्वेस्टिगेशन फॉर EH होता है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया. क्या होता है? एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग ऑल्सो नोन एज एंडोमेट्रियल बायोप्सी. एंडोमेट्रियल एस्पिरेशन साइटोलॉजी कहते हैं एंडोमेट्रियल बायोप्सी या फिर एंडोमेट्रियल एस्पिरेशन साइटोलॉजी. डन करते हैं OPD में. एनेस्थेसिया इसमें रिक्वायर्ड नहीं होता है. इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है इंडिया में कार्मन कैन्युला. ठीक है, कार्मन. और दूसरा होता है पिपेल और वैब्रा एस्पिरेटर. तो 3 चीज़ हो गया. क्या क्या? पिपेल, वैब्रा एस्पिरेटर और इंडिया में कार्मन कैन्युला. कार्मन कैन्युला एक्चुअली थोड़ा सा इन्फीरियर है. पिपेल और वैब्रा एस्पिरेटर बहुत वो है, इंस्ट्रूमेंट इंपॉर्टेंट है. तो OPD में करते हैं एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग. एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग का दूसरा नाम होता है एंडोमेट्रियल बायोप्सी. एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग, एंडोमेट्रियल बायोप्सी या फिर एंडोमेट्रियल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, इसको करते हैं OPD में. एनेस्थेसिया रिक्वायर्ड नहीं होता इसके लिए. इंस्ट्रूमेंट होता है इंडिया में कार्मन कैन्युला और उसके अलावा पिपेल. और पिपेल के अलावा हम लोग यूज़ कर सकते हैं वैब्रा एस्पिरेटर. इंडिकेशन क्या क्या है एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग या फिर एंडोमेट्रियल बायोप्सी का? एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग का इंडिकेशन अगर 40 से कम है, यानी कि रिप्रोडक्टिव एज है, तो ड्यू टू अबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग होता है AUB, राइट. प्लस रिस्क फैक्टर्स ऑफ कार्सिनोमा एंडोमेट्रियम, जैसे कि PCOS, डायबिटीज मेलिटस, हाइपरटेंशन और टैमॉक्सिफेन, जो कि रिस्क फैक्टर है कार्सिनोमा एंडोमेट्रियम में. क्या क्या? टैमॉक्सिफेन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, डायबिटीज़ मेलिटस और PCOS. दूसरा रिप्रोडक्टिव एज लेस देन 40 ईयर्स, उसमें ये करेंगे. और अगर एंडोमेट्रियल थिकनेस अगर 12 mm से ज़्यादा है रिप्रोडक्टिव एज में, यानी कि नॉर्मल वुमेन में एंडोमेट्रियल थिकनेस 12 mm से ज़्यादा है, तो करेंगे हम लोग एंडोमेट्रियल बायोप्सी. अल्ट्रासाउंड में पकड़ा आया TVS में, तो एंडोमेट्रियल बायोप्सी करेंगे. और तीसरा है AUB, अब नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, अनरिस्पॉन्सिव टू मेडिकल मैनेजमेंट. मेडिकल मैनेजमेंट कहने का मतलब ट्रांexamic एसिड, OCP और प्रोजेस्टेरोन. पेरीमेनोपॉजल यानी कि मोर देन 40 ईयर्स में FOGSI या फिर फॉक्सी या फिर मोर देन 45 ईयर्स में ACOG. ठीक है. तो एंडोमेट्रियल बायोप्सी करेंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ अल्ट्रासाउंडोग्राफी. पेरीमेनोपॉजल वुमेन में इरिस्पेक्टिव ऑफ अल्ट्रासाउंड फॉर हम लोग एंडोमेट्रियल बायोप्सी करेंगे. और मेनोपॉजल वुमेन में पेरीमेनोपॉजल मतलब 40 ईयर्स के बाद, मेनोपॉजल मतलब प्रॉपर. तो उसमें अगर एंडोमेट्रियल थिकनेस मोर देन 4 mm है ट्रांसवर्स वेजिनल सोनोग्राफी में, और फिर पैप स्मीयर में AGCUS है. AGCUS का मतलब अबनॉर्मल एटिपिकल ग्लैंडुलर सेल ऑफ अनडिटरमाइंड सिग्निफिकेंस. तो इन तीनों में तो मेन हो गया रिप्रोडक्टिव एज में AUB है. और रिस्क फैक्टर्स ऑफ एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, PCOS और
टमोक्सिफेन वगैरह। एंडोमेट्रियल थिकनेस मोर देन 12 mm, बट मेनोपॉजल में अगर 4 mm भी है तो भी करेंगे, ठीक है। और पैप स्मेयर में अगर AGCOS है, यानी कि ए टिपिकल ग्लैंडुलर सेल्स ऑफ अनडिटरमाइंड सिग्निफिकेंस। फ्रैक्शनल क्यूरेटाज डन इन OT। एनेस्थेसिया तो हो गया लेस GA, लेस जनरल अंडर जनरल एनेस्थेसिया। एनेस्थेसिया तो लेस GA, अंडर जनरल एनेस्थेसिया फ्रैक्शनल क्यूरेटाजिंग करते हैं और हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं। ये गोल्ड स्टैंडर्ड है एंडोमेट्रियल बायोप्सी का। बट और क्या क्या था, एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग करते हैं किससे हम लोग, पिप्पल से करते हैं, वेबर एस्पिरेटर से करते हैं, और एक और है कैन्यूला। कौन सा कैन्यूला? कार्मन कैन्यूला इंडिया में। और इंडो सर्वाइकल क्यूरेटाज फर्स्ट होता है प्रोसीजर, फिर उससे क्या होता है एंडोमेट्रियल क्यूरेटाज। एंडो सर्वाइकल क्यूरेटाज फर्स्ट, और उससे फिर क्या होता है एंडोमेट्रियल क्यूरेटाज। एडवांटेज क्या होता है, डायग्नोसिस जनरलाइज्ड एंडोमेट्रियल पैथोलॉजी। डिसएडवांटेज क्या होता है, नॉट गुड फॉर लोकलाइज्ड पैथोलॉजी। नोट होता है सिंगल बेस्ट इन्वेस्टिगेशन होता है फ्रैक्शनल क्यूरेटाजिंग। सिंगल बेस्ट इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, फ्रैक्शनल क्यूरेटाज। ओके, सिंगल बेस्ट इन्वेस्टिगेशन होता है फ्रैक्शनल क्यूरेटाज। फ्रैक्शनल क्यूरेटाज OT में करते हैं, अंडर जनरल एनेस्थीसिया करते हैं फ्रैक्शनल क्यूरेटाज, वो काट रहे राइट। बट एंडोमेट्रियल बायोप्सी में कोई ज़रूरत नहीं है। एंडोमेट्रियल बायोप्सी पिप्पल और वाइबर एस्पिरेटर से करते हैं, OPD में करते हैं, विदाउट एनेस्थीसिया करते हैं। इंडिकेशन होता है अगर प्री मेनोपॉजल है तो AUB और रिस्क फैक्टर्स है, और या फिर एंडोमेट्रियल 12 से ज़्यादा है। मेनोपॉजल है तो 4 mm से भी ज़्यादा है तो भी कर देंगे, ठीक है। फ्रैक्शनल क्यूरेटाज के लिए लगता है जनरल एनेस्थीसिया। फ्रैक्शनल क्यूरेटाज के लिए डायग्नोसिस रीजनरलाइज्ड एंडोमेट्रियल पैथोलॉजी, नॉट गुड फॉर लोकलाइज्ड पैथोलॉजी। ओके, लोकलाइज्ड पैथोलॉजी में ठीक नहीं है। जनरलाइज एंडोमेट्रियल पैथोलॉजी है तो ठीक है, क्योंकि क्यूरेटाज में हो सकता है तुम जो काटे हो और वो लोकलाइज उस जगह पे नहीं हो जिसको तुम लिए हो, तो तुम्हारा नेगेटिव आएगा राइट डायग्नोसिस। इसीलिए सबसे अच्छा, हालांकि सिंगल बेस्ट इन्वेस्टिगेशन फ्रैक्शनल क्यूरेटाज ही है। डिसएडवांटेज यही है कि लोकलाइज्ड पैथोलॉजी में फ्रैक्शनल क्यूरेटाज उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। अब आते हैं एंडोमेट्रियल बायोप्सी रिपोर्ट एंड इंटरप्रिटेशन एंड मैनेजमेंट। तो अगर एंडोमेट्रियल बायोप्सी नॉर्मल है, मेट्रोपैथिया हेमोरॉजिका है, या फिर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया विद और विदाउट ATP है। अगर नॉर्मल है एंडोमेट्रियल बायोप्सी तो फर्स्ट लाइन ड्रग्स टू मैनेज नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, जो कि है प्रोजेस्टेरॉन, ओरल या फिर मेरिना भी IUD होता है जो कि उसको दे सकते हैं प्रोजेस्टेरॉन के लिए। फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और ट्रानेक्सेमिक एसिड, तीनों। और अगर फर्स्ट लाइन यूज टू मैनेजमेंट ऑफ AUB नहीं अगर है, अनरिस्पॉन्सिव है, तो फ्रैक्शनल क्यूरेटाज प्लस हिस्ट्रोस्कोपी। मेट्रोपैथिया हेमोरॉजिका क्या होता है, मोस्ट कॉमन होता है पेरीमेनोपॉजल वुमेन में, यानी कि 40+। इसका पैथोलॉजी क्या होता है, एनोवेलेटर साइकिल्स में एमिनोरिया 2 से 3 महीना होता है, तो हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है। एनोवेलेटर साइकिल्स अपना पता ही है। एचीनी कैसा दिखता है, स्विस चीज़ पैटर्न दिखता है मेट्रोपैथिया हेमोरॉजिका में, और प्रोलिफरेटिव एंडोमेट्रियम दिखता है। क्या क्या, स्विस चीज़ पैटर्न और प्रोलिफरेटिव एंडोमेट्रियम। स्विस चीज़ पैटर्न और प्रोलिफरेटिव एंडोमेट्रियम इक्विवेलेंट टू सिस्टिक ग्रैनुलर हाइपरप्लेसिया। रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी 1% होता है मेट्रोपैथिया हेमोरॉजिका में। पेरीमेनोपॉजल वुमेन होता है, इसका फिजियोलॉजी होता है कि पैथोफिजियोलॉजी होता है एनोवेलेटर साइकिल 2 से 3 महीना, उसके कारण हेमोरॉजिका राइट, तो मेट्रोपैथिया हेमोरॉजिका। और इसमें ये होता है हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है, प्रोलिफरेटिव एंडोमेट्रियम दिखता है, स्विस चीज़ पैटर्न दिखता है। प्रोजेस्टेरॉन देते हैं इसमें, ओरल और मेरिना दे सकते हैं। फिर आते हैं लास्टली एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया विदाउट ATP या विद ATP। अगर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया है जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं, बायोप्सी में नॉर्मल आया या फिर मेट्रोपैथिया हेमोरॉजिका आया या फिर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया आया। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया में भी एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया विदाउट ATP हो सकता है, विद ATP हो सकता है। विदाउट ATP में होता है रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी 1 to 3%। नेक्स्ट स्टेप होता है प्रोजेस्टेरॉन, जिससे क्या होता है डाउन रेगुलेशन ऑफ ईस्ट्रोजन रिसेप्टर, जिससे होता है एंडोमेट्रियल एट्रोफी। मेरिना मोर देन ओरल तो फिर मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसिटेट देते हैं। मेरिना मोर देन ओरल तो फिर मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन और एसिटेट देते हैं। ओरल तो अगर कंटिन्यूस मोर देन साइक्लिकल होता है। साइक्लिकल होता है मोर इक्वल टू 12 days फॉर प्रोटेक्टिव इफेक्ट, नो कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट। रिपीट बायोप्सी एट 3 to 6 months। फिर क्या हो गया, हाइपरप्लेसिया प्लस या फिर ब्लीडिंग प्लस, तो फिर हो गया फ्रैक्शनल क्यूरेटाज प्लस हिस्ट्रोस्कोपी। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया
एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया विदाउट एटीपिया होता है, रिस्क ऑफ मेलेंसी 1 to 3%। नेक्स्ट स्टेप होता है प्रोजेस्टेरॉन देते हैं, जिसमें मिरेना दे सकते हैं, फिर ओरल दे सकते हैं। मिरेना मोर कॉमन है, ओरल दे सकते हैं मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट। डाउन रेगुलेशन करता है एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स का प्रोजेस्टेरॉन, इसीलिए एंडोमेट्रियल एट्रोफी होता है। तो अपने आप एंडोमेट्रियल थिकनेस 14 mm से कम जाएगा। और अगर 4 mm से ज़्यादा है पोस्ट मेनोपॉजल में, तो 12 mm से कम है, ज़्यादा है तो रिप्रोडक्टिव एज में, ठीक है। और ओरल में भी क्या है कि कंटिन्यूस और साइक्लिकल है, तो कंटिन्यूस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइक्लिकल जैसे कि 12 दिन से ज़्यादा फॉर प्रोटेक्टिव इफेक्ट, नो कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट होता है इसका। और आयुसीडी यानी कि मिरेना मोर कॉमन देन ओरल होता है विद एटीपिया में, ठीक है। विदाउट एटीपिया में प्रोजेस्टेरॉन देते हैं, मिरेना मोर देन ओरल यानी कि मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट। प्रोजेस्टेरॉन करता है क्या, डाउन रेगुलेशन ऑफ एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स, होता है एंडोमेट्रियल हाइपरट्रोफी। रिपीट बायोप्सी एट 3 to 6 months, जिससे होता है हाइपरप्लेसिया प्रेजेंट या फिर ब्लीडिंग प्रेजेंट। रिपीट बायोप्सी एट 3 to 6 months, हाइपरप्लेसिया प्रेजेंट या फिर ब्लीडिंग प्रेजेंट, तो ये फंक्शनल क्यूरेटाज प्लस हिस्टोस्कोपी करते हैं। और अगर विद एटीपिया है तो इसमें मैलिग्नेंसी रिस्क बहुत ज़्यादा है। विदाउट एटीपिया में 1 to 3% था, विद एटीपिया में 8 to 30% चांस ज़्यादा है। इसीलिए सीधा फंक्शनल क्यूरेटाज, फ्रैक्शनल क्यूरेटाज विद हिस्टोस्कोपी, ठीक है। ओके, मैनेजमेंट क्या होता है, बेस्ट होता है TH, टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी, जिसमें यूट्रस और सर्विक्स साथ काट देते हैं। सर्विक्स जब साथ ले रहे हैं तो फिर उसको TH कहते हैं। पेशेंट अगर रिफ्यूज़ कर रहा है TH तो प्रोजेस्टेरॉन देंगे, मेजिस्ट्रॉल। फेलियर होगा, कंटिन्यूस ब्लीडिंग होगा तो हिस्टेरेक्टमी करेंगे। नोट क्या है, इंडिकेशन फॉर फ्रैक्शनल क्यूरेटाज प्लस हिस्टोस्कोपी होता है EB अगर है एंडोमेट्रियल बायोप्सी, तो फिर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया विद एटीपी है तो कर रहे हैं। अगर एंडोमेट्रियल बायोप्सी में रिपोर्ट में इंसफिशिएंट सैंपल लिए हम लोग, तो भी हम लोग फ्रैक्शनल क्यूरेटाज प्लस हिस्टोस्कोपी करेंगे फॉर द सेफ्टी। क्या पता एटीपी हो, राइट। अगर रिपोर्ट गलत आ गया है और मान लो रिपोर्ट एक्चुअली तुम्हारा विद एटीपिया था, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया विद एटीपिया, तो रिपोर्ट खराब आ गया तो इंसफिशिएंट सैंपल है, तो फिर हम लोग रिस्क नहीं लेंगे और हम लोग पूरा फ्रैक्शनल क्यूरेटाज प्लस हिस्टोस्कोपी कर देंगे। फिर है इन केस ऑफ सर्वाइकल स्टेनोसिस में भी टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी करेंगे, जिसमें सर्विक्स भी हम लोग काटेंगे, ठीक है। एंडोमेट्रियल बायोप्सी में अगर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया विदाउट एटीपिया है बट एटीपिया विद फेलियर ऑफ मेडिकल मैनेजमेंट, जो कि है प्रोजेस्टेरॉन यानी कि मिरेना मोर देन ओरल यानी कि प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट, मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट, राइट। तो अगर उसको देने के बाद भी नहीं ठीक हुआ विद प्रोजेस्टेरॉन देने के बावजूद भी, मेडिकल मैनेजमेंट देने के बावजूद भी अगर एटीपिया विदाउट एटीपिया में भी नहीं हुआ, तो उसको हम लोग एज अ विद एटीपिया मानेंगे। तो एक्चुअली विद एटीपिया है तो ऑब्वियसली फ्रैक्शनल क्यूरेटाज, ठीक है। अगर बायोप्सी रिपोर्ट ही गलत आ गया तो भी क्यूरेटाज और विद फ्रैक्शनल क्यूरेटाज प्लस हिस्टोस्कोपी। सर्वाइकल स्टेनोसिस है तो भी फ्रैक्शनल क्यूरेटाज प्लस हिस्टोस्कोपी। और अगर फेलियर ऑफ मेडिकल मैनेजमेंट है विदाउट एटीपिया में, तो भी हम लोग उसको फ्रैक्शनल क्यूरेटाज प्लस हिस्टोस्कोपी करेंगे। दैट वाज इट अबाउट एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया, ओके।